दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे द्वारा चुने गए हैं, जिन पर हम लोग बात करेंगे आगे इस वीडियो में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। केंद्र सरकार ने 5 लैंग्वेजेस को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चागोज द्वीप समूह, हिंद महासागर के मध्य में स्थित द्वीप समूह, जिस पर ब्रिटेन का अभी भी आधिपत्य है। हालांकि उसने किसी और देश, जिस देश का हक है उसको देने के लिए राजी हो गया है। वो विश्व पशु दिवस जो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके थीम और इसके बारे में राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दी है, कितने रुपए के लिए हुआ है। बाईचुंग भूटिया के जो फुटबॉल स्कूल है, उसने इंग्लैंड के किस फुटबॉल क्लब से सहयोग किया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किन 2 कंपनियों ने सहयोग के लिए राजी हुए हैं। बाघ संरक्षण के बारे में भारत के किस विभाग ने या किस इंस्टीट्यूट ने बाघ संरक्षण के लिए अहम बैठक की है। और यदि समय मिलता है तो हम जानेंगे नीति आयोग बिहार के लिए क्या कर रहा है, और बिहार के हॉस्पिटल्स, जो सरकारी अस्पताल, उनके रैंकिंग के बारे में भी बात कर लेंगे, जो सितंबर 2024 के अनुसार है। तो इतने विषयों पर, इतने टॉपिक्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को, फिलहाल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। इस बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, कुल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने के पश्चात अब इनकी यानी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। मतलब 5 की घोषणा की है और 11 हो गई है। मतलब पहले से 6 शास्त्रीय भाषाएं मौजूद हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये याद रखना जरूरी है, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। आगे इस बारे में और बातें कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, जिसके पश्चात तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया? तमिल को। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया? तमिल को। तमिल के पश्चात संस्कृत को तमिल के पश्चात शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहले तमिल को दिया गया। तमिल के पश्चात संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में ही, मलयालम को 2013 में। मतलब सबसे पहले जो चारों जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनको और संस्कृत को दिया गया दर्जा, और उसके बाद ओडिया। तो अब अभी से पहले जो चारों साउथ के लैंग्वेजेस थे उनको, संस्कृत को, ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। इसके बाद अब 5 और भाषाओं को दिया गया। ये इन भाषाओं को छोड़ के इसके बाद 5 अन्य भाषाओं को दिया गया। इस प्रकार से अब 11 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषाएं क्या है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, और उसके बाद अभी दिया गया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये 11 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। इस बारे में और बातें कर लेते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस अथवा विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों के कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उद्देश्य क्या है? जानवरों के कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष मतलब विश्व पशु दिवस 2024
के विश्व पशु दिवस का थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, दुनिया उनका भी घर है। तो ये थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, दुनिया उनका भी घर है। और ये मनाया गया 4 अक्टूबर को, आज के दिन। उल्लेखनीय है कि पहली बार विश्व पशु दिवस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सीरोलॉजिस्ट हेनरिक जिमर्न की पहल पर 24 मार्च 1925 को मनाया गया था। मतलब 4 अक्टूबर को नहीं मनाया गया था, पहला पशु दिवस 24 मार्च को मनाया गया था और इसमें 5000 लोग शामिल हुए थे। 1929 से यह दिवस 4 अक्टूबर से मनाया जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बाघ की तस्करी रोकने के लिए सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में किस संगठन के साथ रीजनल इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल केस मीटिंग, RIAMC, रीजनल इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल केस मीटिंग का आयोजन किया? इसका उत्तर है इंटरपोल के साथ। तो बाघ की तस्करी रोकने के लिए सीबीआई और इंटरपोल साथ में आए हैं और उन्होंने इसके लिए रीजनल इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल केस मीटिंग का आयोजन किया सीबीआई मुख्यालय में। ये इंपॉर्टेंट है जानना। इस बैठक में इंटरपोल के अतिरिक्त नेपाल के वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी और भारत के अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आज का चौथा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित किस द्वीप समूह आर्किपेलागो को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने किस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है? तो चागोज द्वीप समूह, चागोज आर्किपेलागो को। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोज द्वीप समूह, चागोज आर्किपेलागो को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चागोज द्वीप समूह इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन किसको लौटा रहा है? मॉरिशस को। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं। चागोज द्वीप समूह हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित 7 एटॉल्स पुंगे के द्वीपों का समूह का गुट है। इसके 7 एटोलों में 60 से अधिक द्वीप है। चागोज द्वीप समूह मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप समूह का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप डियोगो गार्सिया है। डियोगो गार्सिया जो है वो क्या है? अमेरिकी सैन्य ठिकाना, अमेरिकी सैन्य अड्डा है। तो अब बात कर लेते हैं विवाद क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस द्वीप समूह, चागोज द्वीप समूह को देखा था, लेकिन आधिपत्य जमाया इस पर फ्रांसीसियों ने। 1845 के लगभग में, 1854 के लगभग में अंग्रेजों ने इसे फ्रांसीसियों से प्राप्त किया और उसके बाद मॉरिशस के थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो मॉरिशस से इसकी दूरी लगभग 2200 किलोमीटर है और इंडिया से 1700 किलोमीटर है। तो इसके बाद 1968 में अंग्रेजों ने मॉरिशस को आजाद किया, लेकिन इसको आजाद नहीं किया, चागोज द्वीप समूह को आजाद नहीं किया। और आजादी के कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, उसने मॉरिशस के जो ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश जो साम्राज्य था मॉरिशस का, उससे चागोज द्वीप समूह खरीद लिया, क्योंकि ब्रिटेन का था ही, तो वो उससे आराम से खरीद लिया और कहा कि जब आजादी देने लगा तो सिर्फ मॉरिशस को दिया, चागोज द्वीप समूह को नहीं दिया, और कहा कि ये BIOT का हिस्सा है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है। इस आधार पर उसने चागोज से अपना अधिकार नहीं छोड़ा और वहां पर जो 2000 आदमी थे मॉरिशस के थे, जो मॉरिशस को अपना देश मानते थे, उनको धीरे धीरे जबरदस्ती उसने 1968 से 73 तक
या 67 से ही भेजना शुरू किया था। 67 से 6 सालों में इन 2000 आदमियों को जबरदस्ती मॉरिशस और सिसल्स में विस्थापित कर दिया। तो आजादी के बाद से ही मॉरिशस जो है वो ब्रिटेन से मांग करता रहा है कि जागोस आइसलैंड, जागोस आर्किपेलागो के जो द्वीप है वो उनको दे दिया जाए। लेकिन 1966 में क्या किया ब्रिटेन ने, इसके सबसे जो महत्वपूर्ण द्वीप है डियोगो गार्सिया को, इसको उसने अमेरिका को लीज पर दे दिया 50 साल के लिए, जिसका लीज 50 साल के बाद 1906 में समाप्त हुआ और फिर 1916 में फिर से समाप्त हुआ और फिर 20 साल के लिए दिया गया। 1936 तक लीज पर था ये डियोगो गार्सिया अमेरिका का, जो कि सैन्य ठिकाना है। तो 1936 तक लीज पर दे दिया था, लेकिन इस बीच भारत के द्वारा भी प्रतिरोध किया गया। मॉरिशस के द्वारा लगातार मांग किया गया कि मेरे द्वीप समूह को लौटाया जाए। इसके लिए वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी गए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी लगभग उसके समर्थन में था और बाद में 2 सालों से बातचीत चला है। 2 साल की बातचीत के बाद में ब्रिटेन राजी हुआ है कि वो जो है हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह का अधिकार मॉरिशस को दे देगा। लेकिन डियोगो गार्सिया पर अगले 99 साल का लीज जो है वो दे दिया गया है और इस पर अमेरिकी सैन्य ठिकाना रहेगा। अमेरिका इसका इस्तेमाल करते रहेगा अगले 99 साल तक। यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर इस समझौते का या इस स्थानांतरण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डियोगो गार्सिया के बारे में एक बात है कि ये अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। अमेरिका यहाँ पर बहुत से सैन्य अभियान या फिर जो सैन्य प्रशिक्षण वगैरह परीक्षण वो सब करता है। तो ये कोरोना के समय में कुछ नाविक जो थे इंग्लैंड के, ये श्रीलंका के, वो भटक के चले गए थे डियोगो गार्सिया पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ बहुत खराब ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जिसकी खबर जब ब्रिटेन ने सुना तो ब्रिटेन ने लीज पर दिया था, तो उसने अपने एक दल को भेजा ये जांच करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उस जांच दल को वहां पर नहीं आने दिया था शुरुआत में, लेकिन ब्रिटेन के दबाव में बाद में जांच दल को जाने दिया था। लेकिन इस बीच तनातनी हो गया था और दोनों के हमेशा से अच्छे रहे संबंध ब्रिटेन के अमेरिका के। थोड़े बहुत खटास जरूर डियोगो गार्सिया में उस समय आ गए थे, डियोगो गार्सिया के इशू पर आ गए थे। आज का 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है। तो एक सवाल तो यही हो गया कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन। इसके लिए कितने राशि को मंजूरी दी है, तो 10,103 करोड़, और ये जो है इस राशि को अगले 7 सालों में खर्च किया जाएगा। तो अब दूसरा है, गूगल ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के किस समूह से समझौता किया है। तो गूगल ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के अडानी समूह से समझौता किया है। दोस्तों, बहुत बार बोर्ड पर राइटिंग समझ में नहीं आता है या बोला हुआ समझ में नहीं आता है, इस कारण से मेरे द्वारा आप लोगों से अपना नोट साझा किया जा रहा है, जिसे आप पॉज करके या पढ़ के आप अपना भी नोट्स बना सकते हैं या जो समझ में नहीं आया है उसे भी देख सकते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल BBFS बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल ने इंग्लैंड के किस फुटबॉल क्लब के साथ युवा फुटबॉलर या युवा फुटबॉल खिलाड़ी तैयार करने के लिए करार किया है। इसका उत्तर है साउथहैम्पटन फुटबॉल क्लब। साउथहैम्पटन फुटबॉल क्लब के साथ BBFS ने करार किया है, जिसके तहत उन्हें कोचिंग देके, उनको मेंटरशिप देके युवा फुटबॉल खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। आज का 8वां क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सितंबर 2024 में की गई समीक्षा में, कब की गई समीक्षा, सितंबर 2024 में की गई समीक्षा में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य का कौन सा जिला अस्पताल अव्वल रहा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला अस्पताल अव्वल रहा, कौन सा जिला अस्पताल पहले स्थान पर रहा। किशनगंज
98.9 अंक प्राप्त हुए इसको, ये अव्वल रहा। इसके बाद दूसरा स्थान कटिहार को, तीसरा स्थान सुपौल को मिला। और ऑनलाइन सुविधाओं के प्रदर्शन में हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिले।